सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स, उसी की तरह ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में एक दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक से, और एडवांस में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस ये जो चैप्टर है इसका भी यूज़ हमारे आगे के चैप्टर्स में है, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10 में लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े थे। आज उनको ही और डिटेल में पढ़ेंगे और आगे के कुछ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले से थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस, ये सारी चीज़ों से। ठीक है, तो भाई देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल की बात करें तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 an x0, या x0 नहीं भी लिखेंगे तो वो पावर ऑलरेडी x0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे x की पावर 0 लिख दिया है। तो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन अगर होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 अप टू an, ये क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो a0 है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है बेसिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। दूसरी चीज़, जो पावर होती है x रेज टू द पावर n है, x रेज टू द पावर n-1 है, x रेज टू द पावर n-2 है, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है पावर, या नेगेटिव पावर है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला देखिए आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल से आपको क्या पता चल रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है ax प्लस b। ठीक है, या आप बोल सकते हो x प्लस 1। ठीक है, मतलब जिसकी डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर इन x, तो जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो खाली कांस्टेंट बचेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा नहीं। ठीक है, सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा क्या होता है कि एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए यहाँ से जो हमने लिखा है x², फिर पावर कैसे लिखते हैं? डिक्रीजिंग में। जनरल फॉर्म किसी का क्या होता है? डिक्रीजिंग में। देखिए पावर x पे 1 थी, यहाँ पे x पे 0 है, यहाँ पे x पे 2 है, x पे 1 है, x पे 0, डिक्रीजिंग में लिख रही है। x पे n, n-1, n-2, 0। तो पावर जो होती है सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते हैं। ठीक है, वही जनरल फॉर्म होता है। तो जिस पे पावर डिग्री 2 होगी वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देन थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देख के पता चल रहा है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 3 हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर कितनी होगी? 4 होगी। ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल्स में देखिए क्या है? पावर्स जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0,
इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर बचेगी, इधर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगी, इधर a 0 हो जाएगा तो क्यूबिक बचेगी। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो a b c कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, सब में a b c d रियल, a b c d इज रियल। तो ये होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज लिखा है 2, क्या 2 पॉलिनोमियल है? बहुत बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि हम 2 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 2 इंटू एक्स नॉट या x की पावर 0, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है। x 0 पे तो होल नंबर है ना। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन हैविंग पावर इन होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल, है ना। पावर्स कैसी हैं, होल नंबर्स में, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कुछ एक्सप्रेशन आपके पास दे रखे हैं, जैसे दिखा है x² प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपके पास लिखा है x प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? 1/x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस x की पावर -1, तो पावर कैसी आ गई, -1 आ गई, मतलब ये नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन आपके पास लिखा है x² प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल है। x³ प्लस 2x प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर आपके पास लिखा है x की पावर 1/2 प्लस x² प्लस 3x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x पे पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है ना, 1/2 में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो ये बेटा बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये बात पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाती है, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक होती है इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर आपके पास लिखा है x² प्लस x, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1, या लिखा है आपके पास x प्लस 1, सो ये सारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अगर इनको किसी के इक्वल कर दिया जाए, सपोज x² प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जब किसी के इक्वल कर दिया जाता है तो ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से। अब रही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होने चाहिए, ठीक है। इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, वैसे आप देखे कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये इक्वेशन कब बनेगी, जब 0 के इक्वल कर दिया जाएगा। 0 के इक्वल कर दिया जाएगा, कंडीशन क्या रहेगी, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केस में क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या है कि जो इस पे पावर कितनी है, 2। लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x 1 आएंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x 2 आएंगी। क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यूज आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक को करेंगे तो 4 आएंगे। अगर डिग्री से ज़्यादा आपकी वैल्यू आ गई, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें मोर देन 2 रूट्स आ गए, तब वो इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटी कंसीडर करेगी। वो भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन या इस केस में हम ये देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज आपके पास इक्वेशन लिख रखा है x + 1 +
2x²। इसको सॉल्व करने के लिए 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which variable x where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, the form ax² plus bx plus c is called standard form of quadratic equation, जो भी हमने आपको पीछे बताया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी 2 है, कोई n डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे उसके। ठीक है, नॉट नेसेसरी ऑल रियल बिकॉज इट्स एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज इनटू n लीनियर और इमेजनरी फैक्टर। जरूरी नहीं कि सारे रियल हो, इमेजनरी भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे ओवरऑल वो n ही होंगे। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज मोर देन n रूट्स, देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड देयरफॉर इट बिकम्स एन आइडेंटिटी इन x। ठीक है, nth डिग्री की इक्वेशन है तो उसके मोर देन n रूट्स है। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स आ गए, भाई 3 रूट्स आ गए तो फिर क्या होगा? वो इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी बन जाएगी। तो वो यहाँ पे दे रखा है। आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है? x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? x² y² 2xy। सपोज इसी तरह आपको कोई कंडीशन दे दी गई, सपोज x प्लस 1 दे रखा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है ना। अब आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे, आपने 1 पुट किया, 1 सेटिस्फाइड एंड हेयर ऑल्सो सेटिस्फाइड, 2 पुट किया सेटिस्फाइड, 0 पुट किया सेटिस्फाइड, -2 पुट किया सेटिस्फाइड। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आ रहे हैं। जब मोर देन 2 रूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी बन जाएगा। अब आप चाहो तो x - 1 को भी ट्राई कर सकते हो, x² -2x प्लस 1 इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 0 पुट किया 1 आएगा, 1 पुट किया 0 आएगा, 2 पुट किया 1 आएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपने देखिए पुट करी, तो ये आइडेंटिटी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब यहाँ पे मोर देन 2 रूट्स हैं। इस तरीके से आइडेंटिटी, मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये, चलिए इसको भी हम आगे और फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका आप एग्जाम्पल देखो, x² -2x -8x -20 इज इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट हैं, 10 एंड -2 आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पे ये 0 नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यही दोनों वैल्यूज होंगी इसकी। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखो तो उस केस में क्या हो रहा है? 0 1 2 ये 3 वैल्यू आ गए। आप जितनी भी वैल्यूज रखते चले जाओगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया? इफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, then it will become an identity and this implies a is equal to b is equal to c is equal to 0। कैसे? अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। जैसे अगर लिखा है x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू x² -2x प्लस 1। ठीक है, अब आप x² -x² -2x प्लस 2x प्लस 1 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये यहाँ पे x² को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 - 1। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? 2 को कॉमन ले लिया तो बचेगा x - x। यहाँ पे आप तो 1 - 1 ऑलरेडी है। तो देखिए ये क्या आ रहा है? 0 x², फिर ये कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ x कॉमन लेंगे तो 2 - 2 बचेगा। ठीक है, तो -0x, ठीक है, और या प्लस का x लिया हम लोगों ने, प्लस का x लेंगे तब 2 - 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही है 0। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है? x² का कोफिशिएंट भी 0, x का कोफिशिएंट भी 0 और c भी 0। तो देखिए वही तीनों इक्वल हैं, 0 0 0, तीनों इक्वल है और
0 के इक्वल हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अभी इस पर फर्दर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटी में, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिग्री से ज़्यादा रूट अगर आ रहे हैं तो वो इक्वेशन नहीं, वो आइडेंटिटी बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स और सोल्यूशन, देखिए अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं जीरोज, रूट, सोल्यूशन, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर तीनों इक्वल हैं, तीनों सेम चीज़ हैं, लेकिन तीनों सेम नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। तो रूट्स और सोल्यूशन में हमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, या हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या हमने लिख दिया e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में आप सोल्यूशन पूछोगे कि सोल्यूशन कितना है, साइन x का क्या सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस x1 का क्या सोल्यूशन है, e की पावर 2x माइनस e x प्लस 1 का क्या सोल्यूशन है। कोई भी फंक्शन अगर दिया होगा तो उसके आप सोल्यूशन पूछोगे ना, ये तो पूछोगे नहीं साइन x इज इक्वल टू 1 रूट्स कितने हैं, वह सोल्यूशन होता है ना, कितने सोल्यूशन आ रहे हैं 1 2 3 4 या क्या सोल्यूशन है इसका। तो ये इस केसेस में हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन सारे केसेस में हम रूट्स की बात करते हैं। इन सारे केसेस में रूट्स एंड सॉल्यूशन बोथ, ठीक है, रूट्स भी इसमें हम फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन जो है आप एवरी टाइप ऑफ इक्वेशन का फाइंड कर सकते हो, एवरी टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स आप सिर्फ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस का फाइंड करते हो, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन का आप रूट्स फाइंड करते हो इस, ठीक है। सॉल्यूशन में दोनों रहेगा, पॉलिनोमियल भी है, इक्वेशन भी है, आपका जितने भी टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं आप उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन के केस में हम खाली फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन लिखी है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपसे कहा कि भैया इसकी x की वैल्यू फाइंड करिए, आप होशियार हो, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, आपने फाइंड किया x इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। डिग्री कितनी होगी इसकी 3, क्योंकि 3x है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा, बिल्कुल 3 वैल्यू निकलनी चाहिए, 3 वैल्यू निकल रही है। सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ रूट्स इसमें कितने होंगे 3, ठीक है। सॉल्यूशन के केस में सेम इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमने कहा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 3, हमने कहा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है x इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे 2, रूट्स कितने हैं 3। सॉल्यूशन जब सेम डिजिट आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम एक ही बार कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन में। रूट्स में तीनों अलग अलग होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ टच करके जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज 2 ही निकला, 2, दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 तो खाली थोड़ी ना होगा ना, 2, 2 2's होंगे ना, 2 पे वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो रूट्स कितने हैं 2, सॉल्यूशन कितना है 1, यहाँ पे रूट्स कितने हैं 3, सॉल्यूशन कितने हैं 2, मतलब सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को हम एक बार कंसीडर करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका रूट्स और सॉल्यूशन में। एक डिफरेंस और देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अभी आप आगे पढ़ोगे या आई थिंक पढ़ चुके हो कि जो अंडर रूट माइनस 1 होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, आयोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो
इसमें क्या है बेटा, इमेजनरी मतलब अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हम सॉल्व करते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू इंट्रोड्यूस होगी तो -1 लेके बाहर लेके उसको आयोटा के फॉर्म में कर देंगे, मतलब इमेजनरी वैल्यू है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो रूट्स कितने आ गए, +√-1 और -√-1, मतलब आयोटा और एक में माइनस आयोटा, दो वैल्यूज ये आ गई। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, 2। इमेजनरी है लेकिन रूट्स तो निकल के है ना, रूट्स तो कंसीडर करेंगे ना। अब सोल्यूशन की बारी आई। सोल्यूशन में अगर आप देखोगे x² + 1 = 0, तो अगेन x कितना आ रहा है, माइनस आयोटा और आयोटा। इमेजनरी है, इमेजनरी, रियल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा रियल होता है, वो इमेजनरी नहीं हो सकता। लेकिन रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो रियल रहेगा। जैसे आपने पढ़ा नहीं था, अगर ग्राफ ऐसे है, जब d की वैल्यू <0 है, d की वैल्यू क्या है, <0 है, मतलब नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब रूट्स इमेजनरी, कहीं कट नहीं कर रहे हैं, देखो कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये आयोटा आता है, इमेजनरी रूट्स आते हैं। तो इमेजनरी रूट्स में नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही होंगे, सॉल्यूशन 0 होगा। तो ये डिफरेंस है आपके रूट्स एंड सॉल्यूशन में, तो ये आपको समझना और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन p² - 3p + 2x² + p² - 5p + 4x + p² - p having more than 2 roots, then find the value of p। देखिए इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, लेकिन कंडीशन दे रखी है हैविंग मोर देन 2 रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर कंडीशन आपने पढ़ी थी ax² + bx + c = 0 हैविंग मोर देन 2 रूट्स, देन a = b = c = 0। ये कंडीशन थी कि नहीं, पीछे पड़ी थी। उसके बाद ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं p को, तो p² - 3p + 2 = 0। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक बनी है, तो p² - 2p - p + 2 = 0। तो p - 2p - 1, तो p - 2 = 0। तो p की वैल्यू एक 1 आ गई और एक 2 आ गई यहाँ से। फिर दूसरा वाला टर्म सॉल्व करते हैं, p² - 5p + 4 = 0। तो p² - 4p + p + 4 = 0। p - 4 होगा यहाँ पे, ये जो है -p होगा, p - 4 और -p, p - 4 = 0, सॉरी -1। यहाँ से p की वैल्यू एक आ गई 1 और एक आ गई 4। ठीक है, तो अगली वैल्यू देखेंगे, अगली वैल्यू है p² - p = 0। तो p की वैल्यू यहाँ से आ रही p - 1 = 0। तो p यहाँ से आ रहा है एक 0 एंड 1, तीनों में देखा 1 1 और 1, तीनों में 1 कॉमन है, तो फाइनल आंसर जो आपकी p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये आपका आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा इफ x - a, x - b, x - b, x - c, x - c, x - a upon c - a, c - b and this and so on is equal to 1, where a, b, c are distinct real number, then the number of values of x satisfying the given equation। देखिए जो होशियार बच्चे होंगे इसको पढ़ेंगे, अच्छा x मतलब x², जब ऐड करेंगे तो 3x², है तो x² ना, तो x² है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो बी ऑप्शन पे करेक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको चेक करना है। भाई अभी तो आप आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसमें कहोगे नहीं सर कुछ तो मुझे लग रहा है कि चेंजेस होंगे, कुछ तो इसमें डिफरेंट चीज़ आएगी। लेकिन जब आप एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आता है, जब सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो ना, तो ये चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो पहले चेक करना है। चेक क्या करना है भाई, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है x - a, x - b। सबसे पहले हमने ये पूरी इक्वेशन में a पुट किया।
ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ए माइनस ए ये पूरा 0 हो गया। अब बचेगा x माइनस ए, तो ये a माइनस बी और a माइनस सी, तो a माइनस बी a माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू 1। एक वैल्यू क्या आ गई इसकी, a आ गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखिए, अब हमने b पुट किया, तो जब b पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा b माइनस सी, यहाँ पे बचेगा b माइनस ए, कैंसिल आउट होकर क्या बचा 1 इक्वल टू 1, मतलब b भी इसका रूट है। ये सोचना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा ना। थर्ड c पुट करते हैं, तो जब c पुट किया तो c माइनस ए, c माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। c पुट किया 0, c पुट किया 0, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू ये क्या है, c है। लेकिन ये 1 तो भाई x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू तो 2 रहनी चाहिए, तो 3 कैसे आ गई, तो यहाँ पे तो कंडीशन लग रही है ना कि अगर मोर देन 2 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है वो इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी होगा। ये देखा कि इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, a भी आ रही है, b आ रही है, c आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमें लग रहा था भाई x स्क्वायर ये तो क्वाड्रेटिक है। तो जब ये मोर देन 3 वैल्यूज, मोर देन 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में तो इन्फिनाइट वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है आइडेंटिटी के केस में। तो इसका मतलब है जो इसका आंसर होगा वो मोर देन 3 होगा। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये था भाई, अब पहले तो बच्चे ये सोचते कि भाई ये तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, तो 2 पे टिक करते। फिर कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते, भाई ए बी सी तो 3 ही कर रही है तो 3 हो जाती। तो यहाँ पे कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। कंडीशन क्या पता होनी चाहिए कि अगर मोर देन 2 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है वो इन्फिनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक के केस में। सारी वैल्यूज इसमें क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मोर देन 3 वैल्यू, जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरीके के जो रूट्स होते हैं, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती है उनके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों से सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए इसको बोलते हैं साइक्लिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, साइक्लिक कोफिशिएंट्स। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइक्लिक कोफिशिएंट्स हैं तो साइक्लिक कोफिशिएंट्स अगर होते हैं तो उसमें एक रूट होता है, एक रूट कैसा होता है 1, और दूसरा रूट होता है c बाई ए। c बाई ए का मतलब जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, अभी आगे हम जो रूट्स पढ़ेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स, वो भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आपने 10 में पढ़ा होगा, तो उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये क्यों होता है, अब वो देख लीजिए। इसमें एक और कंडीशन, साइक्लिक कोफिशिएंट कब होते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, तो ये कंडीशन। और एक साइक्लिक कोफिशिएंट्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से शुरू किया फिर a पे आ गए, ठीक है ना। तो ये होते हैं साइक्लिक कोफिशिएंट्स। तो इस केस में क्या होता है, जो एक रूट है वो 1 रहेगा और दूसरा रूट होता है c बाई ए। देखिए कैसे, आपने क्या किया, यहाँ पे 1 पुट करिए x पे, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू 1 प्लस बी माइनस सी इंटू 1 प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखिए a माइनस बी, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका मतलब है एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है, c बाई ए। c बाई ए कैसे आती है वो भी मैं बता देता हूँ भाई। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो अगला रूट क्या हो गया, c बाई ए, तो मतलब बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, c बाई ए। तो इस केस में बीटा क्या हो जाएगा, c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। तो ये इस केस में ये इसका बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर cyclic or
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 एंड c बाई a। तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ quadratic equation are cyclic or a plus b plus c is equal to 0, then the roots of the quadratic equation are 1 and c by a। होता कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रूट्स और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक ब्रीफ थोड़ा समराइज करके चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड्स होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड तीसरा मेथड होता है श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो ये तीनों मेथड्स काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली जब चीज़ें जब कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं या सामने हम देख रहे हैं कि भाई इसको आसानी से फैक्टर कर सकते हैं, तो हम उस केस में फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। को फैक्टराइजेशन से भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं तो फैक्टर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या स्टेप्स हैं, किस तरह फैक्टराइज करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो भाई फैक्टराइजेशन में क्या है, सबसे पहले देखिए ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच वन साइड इज 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, देन उसके बाद उसको हम फैक्टराइज करेंगे। सेकेंड, फैक्टर द नॉन जीरो साइड। जो नॉन जीरो साइड है उसको आप फैक्टर कर दो। फैक्टर करने का तरीका बताया गया था। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, जो आपको b को ऐसे फैक्टर करना है, b को आपको ऐसे एक्सपैंड करना है प्लस या माइनस में कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो a इंटू सी आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर, जब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आज अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो b को हमें ऐसे एक्सपैंड करना है, ऐसे फैक्टर करना है, ब्रेक करना है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला है सेट ईच फैक्टर टू 0। सपोज आपके फैक्टर आ गए x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो 0 आ रहा है। तो पहले एक बार इसको 0 को इक्वल रखेंगे, फिर एक बार इसको 0 को इक्वल रखेंगे, देन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व ईच रिजल्टिंग इक्वेशन, तो उसको सॉल्व कर लिए। ये चार स्टेप में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और बाकी के जो 2 मेथड्स बचे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज जितना भी पढ़ाया होगा आपको क्लियर हो गया होगा। जितना भी आज पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, उसके बेसिस पे 10, 12, 15 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और जो डाउट रहेगा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।